कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये दो कंसेप्ट हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमारी क्लास की जो स्टार्टिंग होगी आज की, वो होगी पहले लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले डिमांड का नॉलेज हमें होना चाहिए। डिमांड क्या होती है सर? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे डिमांड होती क्या है, डिमांड के बारे में देखो क्या है डिमांड। अब आप ध्यान से देखो मीनिंग ऑफ डिमांड, है ना। डिमांड का अर्थ क्या है? व्हाट इज डिमांड? तो हिंदी में इसको बोला जाता है मांग। डिमांड का अर्थ या मीनिंग क्या होता है? हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं मांग। अब देखो डिमांड का मतलब ये नहीं होता है, अरे यार वापस ऑडियो कट रही है, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है ना। डबल ऑडियो आ रही, अभी भी आ रही है क्या? आप बताना यार, अब तो शायद सही आ रही होगी यार। चलो ठीक है, थैंक यू। अब सही आएगी वॉइस, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिमांड के बारे में सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा यूनिट स्टार्ट करने से पहले। तो व्हाट इज डिमांड? तो देखो डिमांड क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा एग्जाम में, अगर इस चैप्टर से आता है कि डिमांड क्या है, मांग क्या होती है। तो मांग का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज की इच्छा रख रहे हो, इच्छा मतलब डिजायर, तो उसकी आप मांग कर रहे हो। डिजायर अलग चीज है, मांग अलग चीज है। मतलब जैसे आप लोगों को अभी, जैसे आपको कोई भी पूछे कि यार तेरे को बहुत बढ़िया गाड़ी चाहिए क्या, हाँ जी जरूर चाहिए, सबको डिजायर तो है, सबको गाड़ी की डिजायर तो है, लेकिन डिमांड नहीं है। क्यों सर? डिमांड भी है, मैं तो डिमांड कर रहा हूँ। अरे डिमांड आपको नहीं है। कैसे नहीं है? देखो डिमांड होने के लिए केवल इच्छा होना जरूरी नहीं है। डिमांड होने के लिए केवल इच्छा होना जरूरी नहीं है। डिमांड और डिजायर, देखो सबसे पहले फिर से मैं एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ डिमांड, DEMAND। अब ध्यान से समझ लेना। डिमांड का मतलब केवल इच्छा होना नहीं होता, डिजायर होना नहीं होता। कैसे भाई? जैसे आपको कोई पूछे भाई तेरे को गाड़ी चाहिए क्या, हाँ जी हम सब बोलेंगे हाँ चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए मेरे को, अच्छी गाड़ी चाहिए। लेकिन हम, आपको चाहने से वो डिजायर नहीं, वो डिमांड नहीं हो जाएगी, वो केवल क्या है बेटा? डिजायर है। आपकी क्या है? डिजायर। इट मीन केवल डिजायर डिमांड नहीं होती। डिजायर के साथ साथ और भी दो चीजें होनी चाहिए। कितनी चीजें? दो चीजें। तो जो मांग होती है वो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, अकेली से नहीं बनेगी। एक इनमें से कोई सी भी एक होगी तो डिमांड नहीं बनेगी। जो डिमांड होती है वो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सी? एक तो डिजायर, दूसरा, दूसरा क्या होगा? मीन्स टू परचेज। मीन्स टू परचेज का मतलब खरीदने के साधन होने चाहिए। मीन्स टू परचेज का मतलब खरीदने के साधन। इस मीन्स टू परचेज को ये भी बोल सकता हूँ एबिलिटी टू परचेज। एबिलिटी टू परचेज। मीन्स टू परचेज को क्या बोल सकता हूँ? एबिलिटी टू परचेज। पैसा, दाम, हैसियत, ठीक है ना। तीसरी बात क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस टू, विलिंगनेस टू, विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी। मतलब पैसा खर्च करने की भी इच्छा होनी चाहिए आपकी। ये तीनों एलिमेंट जब एक साथ मिल जाएंगे ना, तब जाके डिमांड क्रिएट होगी बेटा, तब जाके मांग बनेगी। तो मांग एक कॉम्बिनेशन है इन तीन चीजों का। कौन कौन सी तीन चीजों का? डिजायर प्लस मीनिंग, सॉरी, डिजायर प्लस मीन्स टू परचेज, मतलब खरीदने की हैसियत या एबिलिटी टू परचेज। तीसरा विलिंगनेस टू पे या विलिंगनेस टू स्पेंड
दैट मनी, उस पैसे को खर्च करने की भी आपकी मन होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। कैसे? जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, ये आप हो, अगर आप रास्ते में जा रहे हो जी, आप क्या कर रहे हो? रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, आपको क्या है, गोलगप्पे खाने का मन हो गया, ठीक है, यहाँ पे गोलगप्पे की ये रेडी सी है। अब आपका मन हो रहा है, मतलब डिजायर तो है यार, खाऊं यार, बढ़िया है यार, कई दिन हो गए खाए हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओनली डिजायर हुई ना, मतलब आपका मन है खाने का, मन होने का मतलब डिजायर होना। अब देखो, आप देखते हो, इससे ये डिमांड थोड़ी ना हो जाएगी, नहीं होगी, केवल और केवल अभी तक तो इच्छा ही हुई है, तो एक एलिमेंट तो पूरा हो गया, डिजायर। फिर दूसरा, दूसरा आपकी जेब में, ये आपकी मान लो जेब है, इसमें आपके पास पैसे भी होने चाहिए, जैसे मान लो ₹50 पड़े हैं आपके पास, तो दूसरा एलिमेंट क्या है, मीन्स टू परचेज। मीन्स टू परचेज मतलब खरीदने के साधन, या खरीदने की हैसियत, या एबिलिटी टू परचेज, तो ये भी आपके पास है। तीसरी बात ये है कि विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे मतलब वो पैसा खर्च करने की भी आपकी इच्छा हो। अरे पैसा होना और पैसा खर्च करने की इच्छा होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये ₹50 तुम खर्च करने के लिए भी तैयार हो, जेब में ₹50 भी है और तुम्हारी इच्छा भी है, तब ये तीनों फैक्टर जो है ना, तब मिलके डिमांड क्रिएट करेंगे। ये तीनों फैक्टर अगर हैं अवेलेबल, तब क्या बनेगी बेटा, डिमांड बनेगी। समझ गए आप लोग? अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है, जैसे मान लो डिजायर है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो उसको डिमांड नहीं बोला जा सकता। डिजायर है लेकिन मीन्स टू परचेज भी है, पैसा भी है, लेकिन आप उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते, है ना, बचा के रखना चाहते हो, तो वो भी डिमांड नहीं होगी। जैसे अब तुम गाड़ी लेने का तुम्हारा मन तो सबका है, लेकिन वो केवल डिजायर है। डिमांड कब बनती है, जब तुम्हारे पास वो पैसा होता है उस गाड़ी को खरीदने का, जितने की भी वो गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी, प्लस 20 लाख होने के बाद वो 20 लाख खर्च करने के लिए भी आप तैयार होते, तब जाके डिमांड बनती। समझ रहे हो आप लोग? तो डिमांड होने के लिए केवल डिजायर होना जरूरी नहीं है, डिजायर के साथ साथ दो चीजें और होना चाहिए। तो मेनली तीनों चीजें ध्यान रखेंगे, डिमांड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दैट थ्री फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, डिजायर, दूसरा मीन्स टू परचेज, मीन्स टू परचेज बोलूं या एबिलिटी टू पे बोलूं, एक ही बात है, और तीसरा क्या हो जाएगा, विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे मतलब खर्च करने की भी इच्छा आपकी हो। ये तीनों फैक्टर जब होंगे तब जाके कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड होगी। जैसे तुम्हें नोटबुक चाहिए, तो तुम्हारी डिजायर है नोटबुक लाने की, एक हो गया। दूसरी बात, तुम्हारे पास पैसे भी हैं, नोटबुक सौ की आती है, ₹100 तुम्हारे पास है, प्लस तुम उन ₹100 को खर्च करने के लिए भी रेडी हो, तैयार हो, तो वो सिचुएशन में क्या हो जाएगा जी, डिमांड हो जाएगा। उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डिमांड क्रिएट हो जाएगा, इसमीन तुम्हारे को नोटबुक की डिमांड है। लेकिन तुम्हें नोटबुक चाहिए, डिजायर है, लेकिन पैसा नहीं है ना, मीन्स टू परचेज नहीं है, तो डिमांड नहीं होगी, वो केवल डिजायर ही रह जाएगी। इसका मतलब डिमांड कितनी चीजों का कॉम्बिनेशन है, तीन चीजों का। और मेनली तो तीन चीजें हैं, उसके साथ साथ दो चीजें और होती हैं, है ना, और वो दो कौन सी है, उनको भी याद रखना, एक तो टाइम, एक प्राइस। ये दो चीजें और होती है ना, टाइम और प्राइस। ये दो चीजें भी डिमांड में शामिल होती हैं, इंक्लूड होती हैं। लेकिन मेनली कौन सी होती है, तीन चीजें जो मैंने तुम्हें बताई। तो डिमांड समझ में आ गई, डिमांड क्या है? डिमांड केवल मन में इच्छा होना ही डिमांड नहीं है, मन में डिजायर होना ही डिमांड नहीं है। डिमांड के लिए डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज और मीन्स टू परचेज होना जरूरी है। तो तीनों कॉम्बो होंगे तब जाके डिमांड डिमांड बनेगी, अदरवाइज डिमांड डिमांड नहीं रहेगी। समझ गए होंगे आप लोग? अब हम लोग मॉड्यूल पे जो लिखा हुआ है उसकी बात करते हैं, क्या लिख रखे हैं उन लोगों ने। ये रहा, चैप्टर में हमें ये डिमांड ही पढ़नी है और लास्ट जो डिमांड पढ़नी है। तो बोलना चाह रहा है, द कंसेप्ट डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस। प्राइसेस क्या होंगी, वेरियस होंगी बेटा, इंपॉर्टेंट बात है ना, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और बोल दिया प्राइस और टाइम भी होने चाहिए। इट इज टू बी नोटेड दैट डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज समथिंग मोर देन डिजायर।
तो बोले डिजायर से कुछ ज्यादा है डिमांड, डिजायर ही डिमांड नहीं है, डिजायर के अलावा भी और चीजें उसमें प्लस होंगी तब बनेगी। दो डिजायर इज नॉट एलिमेंट, डिजायर इज वन एलिमेंट ऑफ इट। ये तो मैंने बताया ना कितने एलिमेंट है, 1, 2 और 3, उनमें से एक क्या है, डिजायर है। ए बेगर फॉर इंस्टेंस may desire for food but due to lack of means to purchase his demand is not effective। तो अगर कोई भिखारी है उसको खाना तो चाहिए, तो उसकी डिजायर तो है खाना खाने की, लेकिन उसके पास दाम नहीं है, तो उस दाम नहीं है तो डिमांड नहीं बन पाएगी, केवल डिजायर ही रह जाएगी। Thus effective demand for a thing depend on desire, means to purchase and willingness to use those means। तो ये मैंने बोल दिया तीनों चीजें। अनलेस डिजायर इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर मतलब एबिलिटी, दाम आपके पास, एंड विलिंगनेस टू पे, इट डज नॉट कंस्टिट्यूट डिमांड। ठीक है, तो डिजायर के साथ साथ वो दो चीजें नहीं है, एक तो परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर मतलब मीन्स टू परचेज या फिर एबिलिटी टू परचेज, जो दूसरे वाला है ना उसको परचेजिंग पावर बोला जा रहा है बेटा। और तीसरी वाली बात, विलिंगनेस टू पे, ये तीनों चीज अगर नहीं है तो डिमांड नहीं होगी कभी भी। इफेक्टिव डिमांड अलोन वुड फिगर द इकोनॉमिक एनालिसिस एंड बिजनेस डिसीजन। बोलना चाह रहा है कि डिमांड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एनालिसिस में, सबको पता है भाई। टू थिंग्स आर टू बी नोटेड अबाउट क्वांटिटी डिमांडेड। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये समझना है डिमांड में और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो आप ऐसे इस मॉड्यूल में नीचे की साइड लिख लेना, यहाँ पे क्या लिखोगे जी, डिमांड वर्सेज क्वांटिटी डिमांडेड, ताकि आपको जब भी ये पेज पढ़ो तो तुम ये वाला टॉपिक भी याद रखो कि हाँ भाई मुझे डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में अंतर भी आना चाहिए। इस पेज में ही बता रखा है उन लोगों ने, बता देता हूँ मैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या अंतर है। देखो मोटा अंतर तो ये है, डिमांड की डेफिनेशन देखो ये है, वेरियस प्राइसेस पे होती है डिमांड तो, और एक गिवन टाइम पीरियड होता है। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है ना, वो वेरियस प्राइस पे नहीं होती, वो एट ए गिवन प्राइस होती है, एक ही प्राइस पे होती है। ये सबसे बड़ा अंतर है। डिमांड मांग तो क्या होती है, अलग अलग प्राइसेज पे हम कैलकुलेट करते हैं, वेरियस प्राइसेज पे कैलकुलेट करते हैं। और डिमांडेड क्वांटिटी हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, एट ए गिवन प्राइस, एक गिवन प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं बेटा जी। तो ये देखो, द क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट ए गिवन प्राइस। और ये किसमें थी डिमांड, किसमें एक्सप्रेस थी, वेरियस प्राइसेज में। एट डिफरेंट प्राइस डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी आर जनरली डिमांडेड। तो अगर प्राइस अलग अलग होंगे, प्राइस अलग होंगे तो आप प्रोडक्ट की डिमांड भी अलग करोगे। दूसरा पॉइंट, द क्वांटिटी डिमांडेड इज ए फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, एक फ्लो होता है। सर ये फ्लो क्या होता है बताता हूँ अभी। मैंने क्या बोला, क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेज डिमांड। तो डिमांड तो क्या होती है, एक वेरियस प्राइसेस पे मांगी जाती है, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, एक गिवन प्राइसेस पे, अलग अलग प्राइस पे नहीं, एक ही प्राइस पे। अब फ्लो कंसेप्ट है कौन, क्वांटिटी डिमांडेड इज ए फ्लो कंसेप्ट। सर ये फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, तो आपको जरूर बताना है फ्लो कंसेप्ट क्या होता है या फ्लो क्या होता है। वी आर कंसर्न नॉट विद द सिंगल आइसोलेटेड परचेज बट विद द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ परचेज एंड वी मस्ट देयरफॉर एक्सप्रेस डिमांड एज सो मच पर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको जब भी फ्लो बताना है ना बेटा, तो याद कर लो इस लाइन को, कौन सी लाइन को हमेशा दिमाग में छाप लेना। फ्लो कौन सी चीज होती है, जिसकी यूनिट जो होती है वो पर पीरियड ऑफ टाइम होती है। कैसे, जैसे मैं बोलूँ 5 एप्पल्स पर डे, पर डे, फिर मैं बोलूँ 5 एप्पल्स पर वीक, फिर मैं बोलूँ 5 एप्पल्स पर ईयर। तो ये पर आ रहा है ना, पर, हर साल, हर दिन, हर वीक। तो जब भी पर पे इस तरीके से कोई कैलकुलेट मतलब कोई भी यूनिट होती है ना किसी भी चीज की, तो उसको फ्लो कंसेप्ट बोला जाता है बेटा। समझ गए, फ्लो कंसेप्ट क्या होता है कि डिमांड, जो डिमांडेड क्वांटिटी होती है ना वो ऐसे एक्सप्रेस होती है, 50 एप्पल्स पर वीक, एक वीक में आपको 50 एप्पल्स की क्वांटिटी डिमांडेड है। तो ये पर वीक वाला वर्ड है ना, पर यूनिट ऑफ टाइम, इसकी वजह से इसको फ्लो कंसेप्ट बोला जाता है। तो आपको कोई पूछ ले कि डिमांडेड क्वांटिटी एक फ्लो कंसेप्ट है क्या, तो आपको क्या बताना है, हाँ जी है। क्यों है, क्योंकि डिमांडेड क्वांटिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो पर यूनिट ऑफ टाइम पे करते हैं। बोला कैसे, एग्जाम्पल देके बताओ, तो आपको क्या बताना है, जैसे बता देना 50 एप्पल्स पर वीक, 5 एप्पल्स पर डे, 50 एप्पल्स पर ईयर। तो जब भी हम पर ईयर, पर डे,
पर पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, वो कंसेप्ट फ्लो कंसेप्ट हुआ करते हैं बेटा। तो यहाँ पे पर वर्ड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर तुम्हें फ्लो कंसेप्ट को समझाना है। तो पूछता है क्वांटिटी डिमांडेड एक फ्लो कंसेप्ट है, हाँ जी है। क्यों है? क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं? 50 एप्पल्स पर डे। तो जहाँ पे भी पर डे, पर वीक, पर यूनिट ऑफ टाइम जब इंडिकेशन होता है तो उसको फ्लो कंसेप्ट बोला जाता है। समझ गए आप लोग मेरी बात? अब इन्होंने एक डेफिनेशन दी है इन शॉर्ट, शॉर्ट में ये क्या बोल रहे हैं देखो बेटा। बाय डिमांड वी मीन द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए गिवन कमोडिटी ऑफ सर्विस विच कंज्यूमर्स वुड बाई। ये किसकी डेफिनेशन है? डिमांड की डेफिनेशन है बेटा, डिमांडेड क्वांटिटी की नहीं है। डिमांडेड क्वांटिटी क्या होगी? एट ए गिवन प्राइस, और ये किसमें है? वेरियस प्राइसेज में। कंज्यूमर्स वुड बाई इन द मार्केट ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेज। डिमांड में आता है वेरियस प्राइसेज, डिमांडेड क्वांटिटी में क्या आता है? एट ए गिवन प्राइस और एट ए वेरियस इनकम्स और एट ए वेरियस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो ये डिमांड की डेफिनेशन हो गई। तो आपसे कोई पूछे डिमांड में और डिमांडेड क्वांटिटी में क्या अंतर है, तो आपको ये बताना है। देखो डिमांडेड क्वांटिटी वर्सेस डिमांड की बात है। डिमांड जो होती है वो किसी प्रोडक्ट की वो वाली अमाउंट होती है, वो वाली क्वांटिटी होती है जो वेरियस प्राइसेज पे मांगी जाती है। और डिमांडेड क्वांटिटी क्या होती है? जो एक गिवन प्राइस पे मांगी जाती है। ये इनमें डिफरेंस है। समझ गए आप लोग मेरी बात? और डिमांडेड क्वांटिटी अपने आप में क्या है? फ्लो है। वो पूछता है क्यों है जी फ्लो, तो आपको ये बताना है क्योंकि डिमांडेड क्वांटिटी जो होती है पर यूनिट ऑफ टाइम में, जैसे कैसे एग्जांपल आ जाएगा, फॉर 50 एप्पल्स पर डे। तो इस पर की वजह से ये फ्लो बोला जाता है। इसको ये क्या बोला जाता है? इसको फ्लो बोला जाता है। तो डिमांड किन तीन चीज मैन कौन कौन सी तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है जी? पहली बात डिजायर, दूसरी बात मीन्स टू परचेज या परचेजिंग पावर या एबिलिटी टू परचेज, या तीसरा क्या हो जाएगा? विलिंगनेस टू पे। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, प्लस टाइम भी होगा, प्लस प्राइस भी होगी। और प्राइसेज कौन सी होगी? वेरियस प्राइसेज होंगी। इन पांचों से मिलकर डिमांड बनती है। अकेली डिजायर डिमांड कभी नहीं होती है। ठीक है ना? अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कोई भी एक लड़का है राकेश नाम का, उसको उसको क्या करना है? एक मोबाइल खरीदना है। मोबाइल की प्राइस 50,000 है और उसको बहुत ही मन में इच्छा है, वो लेकर आना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। ही डज नॉट हैव मनी, पैसा नहीं है। तो पूछ सकता है कि ये डिमांड हुई या नहीं हुई? तो आपका आंसर क्या होगा जी? सब लोग बताएंगे जल्दी से। इच्छा तो है 50,000 का मोबाइल लाने की, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। बताओ जल्दी से, डिमांड होगी या नहीं होगी? टाइप कर दो, देखे जल्दी से। नहीं हुई। ही डज नॉट हैव मनी, इट मीन जो सेकंड पॉइंट है डिमांड का वो फॉलो ही नहीं हो पा रहा यार। तो डिमांड कहाँ से होगी? तो डिमांड की बात समझ में आ गई। डिमांड और डिमांडेड क्वांटिटी में डिफरेंस समझ में आ गया। बस इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, बोल देना तुम तो। डिमांडेड क्वांटिटी वर्सेस डिमांड का मतलब सर ये होता है, डिमांड तो जो होती है वो प्रोडक्ट को वेरियस प्राइसेस पे मांगने पे होती है, और डिमांडेड क्वांटिटी एट ए गिवन प्राइस होती है। बस इतना ही अंतर होता है सर, मुझे तो इतना ही आता है, बस बहुत है। और डिमांड क्या होता है ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। अब अगले पेज पे चलो। है ना? ये छोटी छोटी बातें तुम क्या कर सकते हो, अपने मॉड्यूल की मैं बोल चुका हूँ, कॉपी तो होगी तुम्हारे पास, वहां से तुम देख सकते हो, लिख लिया करो छोटी छोटी बातें। फिर व्हाट डिटर्मिनेट्स डिमांड। अब किसी भी चीज की तुम मांग कर रहे हो तो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी वो मांग? है ना? ये एक अगला क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और सबको पता है। अब एक बात बताओ, सब लोग जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सबको पता है क्या बात पता है? वो डिटर्मिनेंट्स डिमांड। उससे पहले मैं तुम्हें क्या पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये पूछना चाहता हूँ कि सीए फाउंडेशन में पास होने के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं? मतलब ये है पास होने के डिटर्मिनेंट्स कौन से। इसका मतलब ये हो गया कि सीए फाउंडेशन में पास होने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं या कौन कौन सी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको सबको पता है, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, है ना, रेगुलर स्टडी, एनालिटिकल स्टडी। समझ में आ रहा है ये वाली बात? सिंसियरिटी, ठीक है ना, और डाउट सेशंस वगैरह अच्छे से करना। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम पास होते हैं। ऐसे ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है बेटा?
कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे डिमांड डिपेंड करती है ना, भूल मत जाना। आपसे कोई पूछता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजों पे डिमांड डिपेंड करती है, मतलब निर्भर करती है। मांग जो है तुम्हारी वो किन किन चीजों पे निर्भर करती है, वो सब किस में आएंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब कि डिमांड किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, डिमांड किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। बेटा देखो, एक बात है कि मैं बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम मुझे ध्यान से सुनोगे ना तो मैं एक बात को कम से कम 4 या 5 बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो एक बार में नहीं सुना, दूसरी बार में सुन लेना, तीसरी बार में सुन लेना, मैं तुम्हें 4 4 5 5 मौके दे रहा हूँ एक ही चीज को समझने के। तो हो सकता है तुम्हें लगे कि सर बहुत ही स्पीड से बोल रहे हैं, इतना तेज क्यों बोल रहे हैं। तो उसमें तुम्हें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, ताकि आपके माथे में चली जाए वो बात। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे डिमांड डिपेंड करती है, मतलब जिनकी वजह से डिमांड कम ज्यादा हो जाती है। तो बताओ क्या क्या हो सकता है बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। एक तो होती है प्राइस, वस्तु की, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही है, और भी कई हैं, हमारे मॉड्यूल ने भी दिए हैं, हमें समझ में भी आते हैं। तो प्राइस जो है उसकी वजह से डिमांड जो है आपकी, डेफिनेटली उसमें इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। जनरली बेटा जी क्या होता है, प्राइस जब बढ़ते हैं तो लोग चीजों को कम खरीदते हैं, प्राइस जब कम होते हैं तो लोग चीजों को ज्यादा खरीदते हैं। जनरली तो रिलेशन यही होता है ना। तो आपसे कोई पूछता है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी है जो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है क्या, हाँ जी जरूर है सर, क्यों नहीं है। पहले एक बार एक्सेप्शंस वगैरह पे कहीं मत जाना, पहले जो बोल रहा हूँ उतना ही समझ लो। क्या, कि दाम बढ़ेंगे तो हम चीजों को कम खरीदेंगे, और उसी प्रोडक्ट के दाम कम हो गए तो ज्यादातर हम ज्यादा खरीदते हैं। हाँ, इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले तो तुम्हें क्या समझना है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ए इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसका मांग का महत्वपूर्ण निर्धारक घटक है कौन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्रोडक्ट की प्राइस जो होती है उस पे डेफिनेटली डिमांड डिपेंड करती है। कैसे करती है, बोला आपको सिर्फ इतना बताना है, जब दाम बढ़ते हैं ना जी तब उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, और जब दाम कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, बस इतना ही। एक बार एक्सेप्शन से कोई नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये रहा, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड पे पूरा गेम चलेगा। प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो गया या नहीं हुआ, प्राइस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। बस आपको क्या समझना है कि बाकी चीजें कांस्टेंट रहे, मतलब बाकी जो डिटर्मिनेंट्स है ना ये सारे के सारे ये तो रहेंगे पहले के जितने ही। बस प्राइस चेंज होगी, तो प्राइस चेंज होगी तो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, बस इतना याद रखना। और अदर थिंग्स को क्या कर लेना, कांस्टेंट। अदर थिंग्स को कांस्टेंट करने का मतलब क्या होता है बेटा, सेटेरिस पेरिबस, मतलब बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहे, तब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम, और प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा, ये रहता है बेटा। अब एक बार प्राइस ऑफ रिलेटेड कुछ समझाने से पहले मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, है ना, कि कौन से पॉइंट पे आता हूँ, थर्ड वाले पे। देखो जी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बताओ इनकम से भी डिमांड पे इम्पेक्ट आता है कि, हाँ जी जरूर आता है। आप खुद देखो, जब मान लो आपकी इनकम ज्यादा होती है तो आप डिमांड ज्यादा करते हो। भाई मान लो आप पैसे कमाते हो, पहले तो 1 लाख रुपए कमा रहे थे, अब 5 लाख कमाने लग गए, तो बताओ डिमांड कब ज्यादा करोगे, 5 लाख पे करोगे। अरे आदमी के पास पैसा ज्यादा आता है तो वो ज्यादा उछल कूद करता है, ज्यादा मार्केट जाता है, ज्यादा शॉपिंग करता है या नहीं करता, जनरली। हाँ, कभी कभी कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिसमें उल्टा काम होता है, लेकिन वो एक बार पढ़ना नहीं है। तो इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा करोगे, इनकम कम होगी तो डिमांड भी। तो एक बात बताओ, सिर्फ इतना समझो कि इनकम की वजह से डिमांड पे इम्पेक्ट आता है या नहीं आता, जरूर आता है सर। इसलिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी क्या है, डिमांड का डिटर्मिनेंट है। तीसरी बात, अगली बात, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब है रुचि, रुचि का मतलब है इंटरेस्ट। तो ये भी डिमांड का डिटर्मिनेंट है। क्यों है सर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस से क्या मतलब है, टेस्ट कैसा ही लगे। टेस्ट का मतलब है आपको कितना उस जो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी आपकी उसमें रुचि है, कितना आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो उस पर भी अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर आपका ज्यादा है तो डिमांड भी क्या करोगे, ज्यादा करोगे। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा वो, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब इंटरेस्ट, इन दोनों को हटा के तुम यहाँ पे ये लिख सकते हो इंटरेस्ट,
हटाने का मतलब पढ़ना तो यही है, लेकिन इसका मतलब समझने के लिए क्या समझ सकते हो, दैट इज इंटरेस्ट। तो अगर आपका इंटरेस्ट कम है बेटा, तो आप क्या करोगे, डिमांड कम करोगे, सीधी सी बात है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लो सॉरी डिमांड जो होती है उसके डिटर्मिनेंट होते हैं। कैसे होते हैं, कोई पूछता है तो तुम्हें केवल एक बार कितना बताना है कि अगर मेरे को किसी चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है तो मैं उसकी डिमांड ज्यादा करूंगा, और अगर मेरे को किसी चीज में इंटरेस्ट कम है तो मैं उसकी डिमांड कम करूंगा। इसका मतलब ये हो गया ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से भी डिमांड पे इम्पैक्ट आता है। ठीक है, बस इतनी बात बोल रही है एक बार। फिर इसके अंदर ये जो 2-3 इफेक्ट लिखे हुए हैं वो मैं एक बार बाद में देखूंगा, पहले नाम नाम पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आगे, आगे वाला कौन सा है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक बात सुनना मेरी बात, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर। अबाउट फ्यूचर इसको पूरा कर लेना, अपने मॉड्यूल में लिख लेना, आएगा तो एक्सपेक्टेशन, लेकिन इसका मतलब ये समझना है कि कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, आशा। कंज्यूमर की भविष्य को लेकर क्या आशा है, उस पर भी डिमांड जो होती है डिपेंड करती है। कैसे करती है सर, ये समझाओ हमें। जरूर समझाते हैं। देखो बेटा, क्या हम बातचीत कर रहे हैं, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। देखते हैं क्या है, इस पे भी आपकी डिमांड डिपेंड करती है। क्यों, अब आप मेरी बात समझना। आप जैसे सीए फाउंडेशन में क्लासेस ले रहे हो, अब आपको जो कोचिंग वाले हैं वो ये बोलते हैं, देखो भाई, अगर आपने 7 दिन में एडमिशन ले लिया, कई कोचिंग स्कीम चलाती हैं, हर कोचिंग का रहता है अपना अपना अलग अलग तरीका। तो बोला आज से 7 दिन में एडमिशन ले लिया, तब तो आपकी फीस लगेगी आपके 20,000, 20,000। और अगर 7 दिन बाद एडमिशन लेते हो आप, तो आपकी फीस हो जाएगी कितनी, 25,000। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो आप फ्यूचर में आपको एक्सपेक्टेशन क्या हो गई कि 7 दिन बाद प्राइस बढ़ेंगे। तो अब आप क्या करोगे, जनरली स्टूडेंट क्या करता है, यार करना तो है ही, हम तो क्या करते हैं, आज ही ले लेते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की प्राइस बढ़ेगी, तो आज आप उसकी डिमांड क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे। और अगर आपको ये लगता है कि यार आज अगर कोई कर रहा है उसको 25,000 देने पड़ रहे हैं, और 7 दिन बाद है ना ये चीज सस्ती होने वाली है ना, कोई भी चीज हो सकती है, वो चाहे कोचिंग की बात हो चाहे कोई मोबाइल की बात हो, तो आप क्या करोगे, आपकी डिमांड, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस गिरेंगे, तो आप अपनी डिमांड आज नहीं करोगे, फ्यूचर के लिए रोक लोगे। इसका मतलब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर वाले पॉइंट में बेटा आपको क्या याद करना है, एक बार केवल इतना ही याद करना है कि अगर कंज्यूमर को ये उम्मीद है, ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, तो वो आज ही डिमांड क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्योंकि वो आज ही खरीद लेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि फ्यूचर में तो दाम बढ़ेंगे, तो आज ही खरीद लो। और अगर फ्यूचर में उसको लगता है कि प्राइस डिक्रीज होंगे, तो वो अपनी डिमांड क्या कर देगा, आज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कि अगर फ्यूचर में ये उम्मीद है कि दाम बढ़ेंगे, तो आप क्या करोगे, डिमांड नहीं करोगे, या करोगे, करोगे। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में डिमांड प्राइसेज बढ़ेंगे, तो आपको आज ही खरीद लेना चाहिए, तो कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड बढ़ा देता है। और अगर ये लगता है फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस गिरेंगे, तो डिमांड क्या होगी जी, कम होगी। समझ में आया या नहीं आया ये वाली बात। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाली बात ये है। एक बार हम लोग इनको क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से ही पढ़ रहे हैं, ज्यादा डीप मत जाना एक बार। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया बेटा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बाद और क्या पॉइंट है सर, वो भी देख लेते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बाद एक पॉइंट और भी पॉइंट्स है, अदर फैक्टर्स। तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस का मतलब समझ में आ गया ना, कि कंज्यूमर को ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में दाम बढ़ेंगे, तो कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ा देगा। और अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में दाम कम होंगे, तो कंज्यूमर अपनी डिमांड कम कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि वो फ्यूचर में खरीदेगा, आगे बाद में खरीदेगा। तो ये लिखा हुआ है ना, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, इसीलिए मैंने इसको हेडिंग में ही बोल दिया आपको। इसको तुम लिख देना, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट, अबाउट फ्यूचर। समझ गया ना। फिर अदर फैक्टर्स देखो बेटा, अदर फैक्टर्स में क्या सिचुएशंस हैं। और भी फैक्टर्स हैं, 5 या 5 पॉइंट्स तो इन्होंने वैसे दिए और दे दिए। साइज ऑफ पॉपुलेशन,
तो बहुत सरल है, अगर पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है, अरे आदमी ज्यादा है, पर्सन ज्यादा है, तब क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी, और पर्सन या पॉपुलेशन कम है तब डिमांड कम होगी। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, कि कंपोजिशन का मतलब ये है कि पॉपुलेशन में ज्यादा लेडीज लोग हैं, तब तो लेडीज वाली सामान या लेडीजों की जो चीजें हैं उनकी डिमांड ज्यादा होगी। ज्यादा जेंट्स है तो जेंट्स की डिमांड ज्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा हैं तो खिलौनों वगैरह की डिमांड ज्यादा होगी। पॉपुलेशन में अगर बूढ़े ज्यादा हैं, तो हम लोग को पता है कि बूढ़े ज्यादा होंगे या ओल्ड पर्सन ज्यादा होंगे, तो उनसे रिलेटेड चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। तो जिस तरीके की पॉपुलेशन है उस तरीके की डिमांड होगी। फिर थर्ड पॉइंट देखो क्या है बेटा, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना, यहाँ से बीच में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, है ना। द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये मैं बताता हूँ, यहाँ इसमें से बीच में से क्वेश्चन आता है। देखो मैं बताता हूँ, तुम ध्यान से समझना मेरी बात। द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तो सरल है, पहला वाला पॉइंट, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ये तो सरल है, ये तो इजी है। ये तो आप आसानी से बता दोगे कि सर इनकम, नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, और नेशनल इनकम का लेवल कम होगा तो डिमांड कम होगी। ये तो खत्म है, इतना ही है। क्योंकि इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा, नेशनल इनकम कम डिमांड कम। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट है ना, उसके बीच में से क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको समझ लेना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो इनकम है ना, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा। एक तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। और एक होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे हो मेरी बात। एक तो होता है समान वितरण, एक होता है बेटा असमान वितरण। किसका, असमान वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब जो तुम्हारे देश की जो इनकम है ना, पूरी कंट्री की जो इनकम है उसका एक एक तो क्या तरीका, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, और एक ऐसा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेटा, जो मोस्टली जो वेल्थ होती है तुम्हारी, वो रिच पर्सन के पास चली जाती है, और बाकी जो ज्यादातर लोग क्या हो जाते हैं, लोग कैसे होते हैं, पुअर होते हैं। समझ रहे हो। तो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना बेटा, तो क्या होगा, आपकी सोसाइटी में जो वेल्थ होगी, जो धन होगा, जो इनकम होगी, वो ज्यादातर किसके पास चली जाएगी, थोड़े बहुत अमीरों के पास चली जाएगी, क्योंकि अमीर कम होते हैं। और जो बच गया वो किसके पास आएगा, गरीबों के पास। तो ज्यादातर लोग क्या होंगे, गरीब होंगे। तो आपको क्या बोलना है, ऐसी सोसाइटी जिसमें वेल्थ का या इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे डिमांड, अभी आपको पता है ज्यादा लोग, 90% लोग गरीब है, 10% लोग अमीर है। तो डिमांड गरीब लोग तो कहाँ से करेंगे, उनके पास तो पैसा ही नहीं है। ये लोग करेंगे तो जो 10% ही है, तो इनकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। केवल ये नंबर कितने हैं, केवल 10% है। तो अगर सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना बेटा, तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। डिमांड क्या होगी, कम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। लेकिन अगर आपकी सोसाइटी में इनकम का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इक्वल होने का मतलब सबके पास पैसा, सबके पास पैसा, बराबर बराबर, इक्वल इक्वल। तो सब लोग क्या करेंगे, 100% लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो वहां पे तो केवल अमीर लोग ही डिमांड कर रहे थे, यहाँ पे सारे लोग डिमांड करेंगे। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, तब डिमांड ज्यादा होगी बेटा, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है तो डिमांड कम होगी। तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट पे बहुत ही ध्यान से समझना है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले में ये है कि अगर नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है, मतलब सब में बराबर बराबर होता है, तब तो डिमांड होगी ज्यादा, क्योंकि सबके पास पैसा रहेगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम का अनइक्वल होता है, असमान होता है, तो अमीरों के पास, जो थोड़े से अमीर है उनके पास सारा पैसा चला जाएगा, गरीबों के पास कुछ बचेगा नहीं। तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड ज्यादा होगी या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड ज्यादा होगी। तो आपको क्या बताना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में सबके पास बराबर पैसा है तो सब लोग डिमांड करेंगे, वहां पे ज्यादा होगी। समझ में आई क्या मेरी बात। डिस्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट में नहीं गड़बड़ करोगे ना, नहीं गच्चा खाओगे ना। बताओ देखिए जल्दी से, डिस्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट पे। सुन रहा है बेटा, जल्दी बताओ देखे यार। डिस्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट में जचा लोगे ना काम। हाँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल होगा तब डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि सबके पास पैसा होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा तो केवल अमीरों के पास पैसा होगा, तो डिमांड कम होगी।
ठीक है, ये बात है। अब देखो आगे, अगला बिंदु, अगला पॉइंट हम लोग को इन्होंने क्या बताया है। फिर है डी वाला ऑप्शन। डी वाले में इतना ज्यादा परेशानी नहीं होनी है, इसमें तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। इसमें हेडिंग पढ़ लेना, अंदर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अंदर जाएंगे लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। कंज्यूमर क्रेडिट मतलब लोन फैसिलिटी, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी मतलब लोन फैसिलिटी। और इंटरेस्ट रेट अब जानते हो, ब्याज। आप खुद समझो, अगर लोन फैसिलिटी इजीली अवेलेबल होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। अगर आपको लोन आराम से मिल जाता है तो लोग लोन ले लेंगे आराम से। तो अगर लोन फैसिलिटी अगर इजीली अवेलेबल है तो डिमांड ज्यादा है, मतलब कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी अगर आसानी से मिल रही है तब डिमांड ज्यादा होगी। और कंज्यूमर फैसिलिटी अगर इजीली अवेलेबल नहीं है, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, तो डिमांड कम होगी। सबको पता है इस बात का। और इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो अगर मेरे ब्याज ज्यादा लगता है, इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, तो मैं डिमांड कम करूंगा ना यार, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, मैं मार्केट से पैसा उठा ही नहीं सकता। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी तो मेरी डिमांड कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। और कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी में क्या होगा, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी अगर अच्छी है तो डिमांड ज्यादा होगी, कंज्यूमर फैसिलिटी अगर बुरी है तो डिमांड कम होगी। समझ रहे हो ना। तो इंटरेस्ट रेट के साथ कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, उल्टा काम हो रहा है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तब डिमांड कम है, इंटरेस्ट रेट कम है तब डिमांड ज्यादा है। और कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी के साथ कैसा काम हो रहा है, सीधा काम हो रहा है। अगर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी अगर ज्यादा है, अच्छी है, तो हमारी डिमांड भी ज्यादा होगी। समझ गए होंगे ये वाली बात, इसमें कोई अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हेडिंग से ही आपका काम हो रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया ना ये पॉइंट। अब देखो हम इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अच्छी डिस्कशन करते हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज डिस्कशन करते हैं। पहले तो हमको क्या है, वो रिलेटेड गुड्स वाली बात समझनी है। एक पॉइंट मैं छोड़ के आया हूँ, इसलिए एक बार तो वहां चलूंगा मैं, फिर बाद में इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, सारे पॉइंट्स को अंदर से भी पढ़ेंगे। बाकी पहले एक बार आपको ये सब पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। इट मीन कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स है जिन पे डिमांड डिपेंड करती है। तो मेनली इन्होंने कौन कौन से दे रखे हैं बेटा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं, कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, अदर फैक्टर्स, और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। तो आप अंदर जाओ उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो प्राइस से तो उल्टा रिलेशन है डिमांड का जनरली। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। और इनकम से इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। जनरली बातें पक करो एक बार। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है, रुचि, इंटरेस्ट। तो अगर कंज्यूमर को किसी चीज में टेस्ट एंड प्रेफरेंस ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, कम होगा तो कम होगी। और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन मतलब फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशन, किसके लिए, फ्यूचर। तो अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि ये चीज फ्यूचर में महंगी हो जाएगी, है ना, आप देसी भाषा में समझो। अगर कंज्यूमर को ये लगता है, अगर आपको ये लगता है कि ये मोबाइल फ्यूचर में महंगा हो जाएगा, तो आप उसको आज ही खरीदना पसंद करोगे। तो इट मीन अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि फ्यूचर में प्राइसेज बढ़ेंगे, तो डिमांड आज बढ़ जाएगी। और अगर लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेज गिरेंगे तो डिमांड गिर जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो अदर फैक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन सी, पॉपुलेशन का साइज, तो पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा उतनी डिमांड होगी। पॉपुलेशन का कंपोजिशन मतलब जिस तरीके की पॉपुलेशन है उस तरीके की चीजों की डिमांड होगी। अगला हमने क्या पढ़ा, नेशनल इनकम का लेवल और डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट है, वहां से बीच में क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल इनकम वाले में तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि अगर नेशनल इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, नेशनल इनकम कम है तो डिमांड कम है। और डिस्ट्रीब्यूशन में अगर सोसाइटी में जो आपका वेल्थ है, जो पैसा है, जो इनकम है, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तब तो डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि सबके पास इक्वल पैसा पड़ा हुआ है। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तब डिमांड कम होगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट है, उसको ध्यान दे लेना अच्छे से। और उसके बाद कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी वाला पॉइंट आया, तो कंज्यूमर फैसिलिटी अगर अच्छी है, क्रेडिट फैसिलिटी, तो डिमांड ज्यादा होगी। और इंटरेस्ट रेट में अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। ये बात। अब हमको केवल एक पॉइंट पढ़ना है इसमें, जो ओरली बात कर रहे हैं हम लोग, कि कौन से वाला पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। तो सर ये प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज का क्या सीन है और इसकी वजह से डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो प्लीज बेटा इसको यहाँ समझ लो। पहली बात तो रिलेटेड कमोडिटीज कौन सी होती है, इकोनॉमिक्स में रिलेटेड कमोडिटीज क्या होती हैं। हम पढ़ तो ये रहे हैं कि रिलेटेड कमोडिटीज की प्राइस का क्या इम्पैक्ट आता है डिमांड पे। इसने बोला है कि इम्पैक्ट आता है, कैसे आता है वो हम समझेंगे, लेकिन पहले हमें ये समझना है व्हाट इज रिलेटेड कमोडिटी। तो सिर्फ इस टॉपिक की बात नहीं है, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स में रिलेटेड कमोडिटी जो होती है ना,
वो यही होती है। रिलेटेड कमोडिटी जो होती है, दो कमोडिटीज होती हैं। कौन कौन सी? एक तो सब्स्टिट्यूट और एक कॉम्प्लीमेंट्री। तो रिलेटेड कमोडिटीज मतलब देखो, सब्स्टिट्यूट वाले मतलब पहले वाले का एग्जांपल देता हूँ, जो एक दूसरे की जगह काम में ली जाती है, उनको क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। जैसे जैसे हम लोग बात कर सकते हैं टी एंड कॉफी। अब यहाँ उसको ध्यान से समझ लेना एक बार। ये रिलेटेड है या नहीं? चाय और कॉफी एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि चाय और कॉफी एक दूसरे की जगह काम में ली जा सकती है। जो चाय पी रहा है वो कॉफी नहीं पिएगा, और जो कॉफी पी रहा है वो चाय नहीं पिएगा। जनरली बोल रहा हूँ मैं। अगर आप किसी के घर जाते हो तो बोले क्या पियोगे, चाय लोगे या कॉफी, तो एक ही बोलते हैं हम तो चाय लेंगे। तो इसका मतलब कॉफी का रिलेशन है बेचारी का चाय से। चाय पी तो कॉफी नहीं पी, और जब कॉफी पी तो चाय नहीं पी। इसका मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है? हाँ जी सर, जरूर है। तो रिलेटेड कमोडिटी। तो पहली रिलेटेड कमोडिटी कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कमोडिटी किसको बोलते हैं? ऐसी कमोडिटी या ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस जिनको एक दूसरे की जगह पे काम में लिया जा सकता है, जिनको एक दूसरे की हेल्प से रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल, अकाउंट्स का टीचर नंबर 1, या इसका नाम ए है, और यही अकाउंट्स का टीचर है, इसका नाम बी है। ये भी दोनों एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट्स हैं। जैसे किसी स्कूल वाले को एक टीचर चाहिए, तो दो टीचर आए पढ़ाने के लिए, तो दोनों में से एक को रखना है, तो एक को रख लेंगे एक की जगह पे। तो वो सब्स्टिट्यूट हो गए। होगा या नहीं होगा? जैसे मान लो आपको, आपका बिजनेस है और आपको सीए चाहिए, दो सीए में से एक चूज करना है। तो CA1, ये सीए ए नंबर का सीए है, ये सीए बी नंबर का सीए है। तो आपने इस बी वाले को ले लिया, तो ये ए वाला हट जाएगा। तो दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज किया जा सकता है। एक यूज कर रहे हो तो दूसरा यूज नहीं करोगे। उसको क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है? आपको एक की तो प्राइस बढ़ानी है। जैसे टी की प्राइस बढ़ेगी तो बताओ कॉफी की डिमांड पे क्या इम्पेक्ट आएगा? सब्स्टिट्यूट में दो प्रोडक्ट है, एक और दो, एक की तो प्राइस बढ़ाओगे, दूसरे की डिमांड देखोगे। ऐसे नहीं एक की प्राइस बढ़ा रहे हो उसी की डिमांड देख रहे हो, ऐसे कभी नहीं देखना बेटा। अगर टी की प्राइस बढ़ रही है तो कॉफी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अरे टी की प्राइस बढ़ेगी तो लोग टी को छोड़ के कॉफी की तरफ भागेंगे, तो कॉफी की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? और अगर टी की प्राइस कम हो रही है तो कॉफी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अरे टी की प्राइस कम हो रही है तो लोग टी को खरीदना ज्यादा चालू कर देंगे और कॉफी को छोड़ देंगे। तो प्राइस ऑफ टी अगर कम हो रही है तो डिमांडेड क्वांटिटी किसकी कम हो जाएगी? कॉफी की। इसका मतलब एक की प्राइस गिरने से दूसरे की डिमांड कम होती है, और एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ती है। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सब्स्टिट्यूट गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? एक सब्स्टिट्यूट गुड के एग्जांपल ले लेना कोई भी। तो ये बोलना है सब्स्टिट्यूट गुड में अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, और अगर एक की प्राइस घटती है, कम होती है, तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाती है। कैसे ऐसा क्यों हो जाती है? देख बेटा, दो चीजें सब्स्टिट्यूट है, टी और कॉफी। जैसे टी के दाम बढ़ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? टी को छोड़ के किसकी तरफ चले जाएंगे? कॉफी की तरफ। तो कॉफी की डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी। और अगर टी के दाम कम हो जाते हैं तो कॉफी को छोड़ के लोग टी की तरफ आ जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? दोनों एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है। इसकी प्राइस जब ज्यादा होती है तो इसकी डिमांड ज्यादा होती है, इसकी प्राइस जब कम होती है तो इसकी डिमांड कम होती है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट सॉरी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें प्लस का साइन आता है। किसका साइन आता है बेटा? प्लस का साइन आता है। रट लेना इस बात को। सब्स्टिट्यूट मतलब SP। SP जानते हो ना तुम, पुलिस वाला जो होता है। तो ये सब्स्टिट्यूट, ये पॉजिटिव। तो आपसे कभी भी बोले कि पॉजिटिव साइन सब्स्टिट्यूट में आएगा या कॉम्प्लीमेंट्री में, तो तुम्हें क्या आंसर देना है? सब्स्टिट्यूट में। क्यों आता है बेटा? क्योंकि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, और एक प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है। कम हो रहा है तो साथ हो रहा है, बढ़ रहा है तो साथ बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया जाता है बेटा, है ना। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि कम नहीं होगा। पॉजिटिव का मतलब है कि दोनों काम, अगर इधर कम है तो इधर भी कम है, इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव बोल रहा है। इट मीन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, एक की प्राइस कम होने से दूसरे की डिमांड कम हो रही है। इसको पॉजिटिव साइन से हम इंडिकेट करते हैं इकोनॉमिक्स में। समझ में आया या नहीं आया? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। रिलेटेड गुड्स जो होती हैं इकोनॉमिक्स में, हमेशा ध्यान रखना दो तरीके की होती हैं। एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट में मैंने बोला जो दोनों एक दूसरे की जगह पे काम आती है, टी एंड कॉफी। और इनका जो साइन आएगा सब्स्टिट्यूट का, वो कैसा आएगा? SP, पॉजिटिव साइन आएगा। कोई पूछता है पॉजिटिव क्यों आएगा? आजा मैं बता देता हूँ बेटा, सुन ले। क्यों आएगा उसको ये बोलना है हमेशा। क्यों आएगा?
कि अगर देख टी की प्राइस बढ़ती है ना तो लोग टी को छोड़ के कॉफी की तरफ भागेंगे, तो डिमांड कॉफी की बढ़ जाएगी, और टी की प्राइस कम होती है तो लोग टी को ज्यादा खरीदेंगे, कॉफी को कम खरीदेंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। इसलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में काम होते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक की प्राइस बढ़ने पे दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे मत कर लेना दोनों की प्राइस पे देखने लग जाओ, एक की प्राइस दूसरे की डिमांडेड क्वांटिटी, एक की प्राइस दूसरे की डिमांडेड क्वांटिटी, तो ये क्या हो रहा है बेटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। एग्जाम्पल और ले लो बेटा, एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल और ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, जैसे ये टीचर 1 और ये टीचर 2, ये दोनों ही क्या है, मैथ्स के टीचर हैं, समझ रहे हो, ये दोनों ही किसके टीचर है बेटा। नहीं नहीं, इंक और पेन नहीं आएगा बेटा, सब्स्टिट्यूट मेरी डेफिनेशन तो सुनो नालायको। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे की जगह काम में आ जाए, एक काम आ रहा है तो दूसरा नहीं आएगा, वो होता है सब्स्टिट्यूट। इंक और पेन में दोनों एक दूसरे की जगह थोड़ी काम आते हैं, इंक और पेन तो दोनों साथ साथ काम आते हैं, समझ रहे हो ना, इंक और पेन तो दोनों साथ साथ काम आते हैं, और सब्स्टिट्यूट में जो एक दूसरे की जगह काम आते हैं, है ना, इंक और पेन तो दोनों साथ काम आएंगे, पेन है तो इंक भी चाहिए, इंक है तो पेन चाहिए, इसलिए वो साथ साथ वाला तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और एक दूसरे की जगह काम आता है वो होता है सब्स्टिट्यूट। देखो दूसरा एग्जांपल, जैसे टीचर नंबर 1 भी मैथ्स का है, टीचर नंबर 2 भी मैथ्स का है, अब ये दोनों एक जैसा ही पढ़ाते हैं, और समझ रहे हो, ये दोनों एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं 10th वाले बच्चों को, और दोनों के घर पास पास में है, होम ट्यूशन दे रहे हैं, मतलब अपने घर पे बुला के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब किसी भी बच्चे के पास क्या है, किसी भी बच्चे के पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो टीचर नंबर 1 से पढ़ ले, या सेकंड नंबर टीचर से पढ़ ले, दोनों एक जैसा ही पढ़ाते हैं, तो ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है या नहीं। एक को अगर चूज कर रहे हैं, एक टीचर से पढ़ रहे हैं तो दूसरे को छोड़ रहे हैं, और एक से नहीं पढ़ रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं तो इसको पकड़ रहे हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, अब दोनों की जगह दोनों तो एक ही मैथ्स पढ़ा रहे हैं, 10वीं की मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो दोनों टीचरों के पास थोड़ी जाओगे, एक के पास ही जाना है, ऐसा ही होता है। तो अब यहाँ पे ये मान लो इस टीचर ने अपनी प्राइसेज बढ़ा ली, तो बच्चे किधर भाग जाएंगे, इस टीचर की तरफ भाग जाएंगे, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसकी प्राइस बढ़ी है, होता है या नहीं होता है, समझ गए ना। और इस टीचर की इसने अपनी फीस कम कर दी, तो बच्चे इधर वाले बच्चे इधर भाग के आ जाएंगे, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा ही है। और आप में से कई बच्चे बताने सर पेप्सी और कोका कोला, हाँ ये भी सही है, अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ते हैं तो लोग कोका कोला खरीदना ज्यादा चालू कर देते हैं, और पेप्सी की प्राइस कम होते हैं तो लोग पेप्सी को खरीदना ज्यादा चालू करके कोका कोला को कम कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव कर लेना, पॉजिटिव मतलब एक की प्राइस बढ़ने पे दूसरे की डिमांड भी बढ़ती है, और एक की प्राइस कम होने पे दूसरे की डिमांडेड क्वांटिटी भी क्या होती है, कम होती है, इसलिए सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव वर्ड हम यूज करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन में काम होता है इसलिए, समझ गए। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तुम्हें काफी एग्जांपल बता सकता हूं मैं, ठीक है। जैसे मान लो एसी की बात करते हैं, तो एक एलजी का एसी है, एक वोल्टस का एसी है, तो ये भी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि उनको एक दूसरे की जगह पे काम में लिया जा सकता है, एक को काम में ले रहे हैं तो दूसरे की जरूरत नहीं है, दूसरे को ले रहे हैं तो पहले की जरूरत नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट में समझ में आ गया क्या, पॉजिटिव वाला साइन। और एक दूसरा होता है रिलेटेड गुड्स, कितने तरीके के, दो तरीके के, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको सप्लीमेंट्री भी बोला जा सकता है, ध्यान रखना दो वर्ड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं जो साथ साथ काम आते हैं, जैसे इंक और पेन, पेट्रोल और कार। तो पेट्रोल कार में जाएगा, अकेला पेट्रोल कोई काम का नहीं है, उसके लिए कार जरूरी है। ऐसे ही इंक जो है वो अकेली कोई काम की नहीं है, पेन उसके लिए जरूरी है, और अकेला खाली पेन काम का नहीं है, उसके लिए इंक चाहिए, और खाली गाड़ी काम की नहीं है, उसके लिए पेट्रोल चाहिए। इट मीन ऐसे प्रोडक्ट जो साथ साथ यूज होते हैं, साथ साथ मतलब टुगेदर, जिनका यूज होता है, रिप्लेस नहीं कर रहे एक दूसरे को, ये कर रहे हैं एक दूसरे के साथ साथ काम में आ रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट होते हैं, पूरक वस्तुएं होती हैं। कौन सी वस्तुएं होती हैं बेटा, पूरक वस्तुएं, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसको ऐसे भी बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री गुड्स। समझ में आया या नहीं आया।
तो ऐसे प्रोडक्ट जो साथ साथ काम आते हैं उनको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोला जाता है। शूज हम पॉलिश बोल रहे हो, सही बोल रहे हो आप, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में साइन हम यूज करते हैं नेगेटिव का, क्यों करते हैं सर? जैसे एग्जांपल देता हूं तुम्हें, एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की। पेन, सॉरी, पेन और इंक। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, उल्टा होगा इधर। पेन की प्राइसेस बढ़ जाते हैं बेटा, इसकी तो प्राइस देखेंगे, इसकी देखेंगे डिमांडेड क्वांटिटी। पेन की प्राइस बढ़ जाते हैं तो लोग पेन को कम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? अब पेन की प्राइस बढ़ने पे लोग पेन को कम खरीदेंगे। अब पेन कम खरीदा जाएगा तो इंक की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी, क्योंकि पेन ही अगर नहीं खरीदा जा रहा, क्योंकि पेन के दाम बढ़ गए, तो इंक की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और पेन के प्राइसेज अगर गिर जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, तो इंक, पेन की क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी, तो इंक की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है ना। एक चीज जब प्लस हो रही है, मतलब एक चीज जब बढ़ रही है, तो दूसरी चीज कम हो रही है, मतलब दूसरी डिमांडेड क्वांटिटी। और एक का प्राइस जब गिर रहा है तो दूसरे की डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे ऑपोजिट काम होने की वजह से, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम होने की वजह से, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनमें नेगेटिव का साइन लिया जाता है बेटा। किसका साइन लिया जाता है? नेगेटिव का साइन लिया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में किसका साइन लेते हैं? नेगेटिव का। आपको कोई पूछे बताओ कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव का साइन क्यों लेते हैं, तो आपको ये बताना है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों साथ साथ यूज होते हैं। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, और एक प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इनमें क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में डिमांड और प्राइस का रिलेशन चलता है। इसलिए इसमें हम कौन सा साइन लेते हैं? माइनस का साइन लेते हैं। और सब्स्टिट्यूट में कौन सा लोगे बेटा? पॉजिटिव लोगे। और कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा लोगे? नेगेटिव लोगे। कॉम्प्लीमेंट्री के एग्जाम्पल आगे साथ साथ जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे अकाउंट्स का टीचर और इकोनॉमिक्स के टीचर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर तुम सीए करना चाहते हो तो अकाउंट्स भी पढ़ना जरूरी है और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना जरूरी है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। समझ रहे हो? गाड़ी और पेट्रोल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। पेन और इंक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। सर मोबाइल मोबाइल और बैटरी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो साथ साथ काम आते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। ओके, समझ में आ गया होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव और सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव, रिलेटेड गुड्स इस तरीके से होते हैं। अब यहाँ सर पे कार और पेट्रोल में कैसे होएगा? कार और पेट्रोल भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, बता देता हूँ। ये तुम्हारा पेट्रोल, ये तुम्हारी कार। तो बिना कार, बिना पेट्रोल के कार कोई काम का नहीं है, और बिना कार के पेट्रोल कोई काम का नहीं है। समझ रहे हो? मतलब पेट्रोल जाएगा गाड़ी में और गाड़ी के लिए चाहिए पेट्रोल, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्यों नहीं हुए बताओ? एक साथ ही तो काम आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री तो हो गया, पर अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तब भी तो अपन को लेना ही पड़ेगा उसका ही। मैं बताता हूँ, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो कार की डिमांड, पेट्रोल की डिमांड मत देखो बेटा, मैं हजार बार बोल चुका हूँ। एक चीज की प्राइस देखेंगे, दूसरे की देखेंगे डिमांड। दोनों एक चीज पे मत करो। पेट्रोल पे पेट्रोल की प्राइस देख ली ना, बढ़ा दी ना, तो कार की डिमांड पे क्या इम्पेक्ट आएगा ये देखो। पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे ना, तो मिडिल क्लास लोग क्या बोलेंगे? "अरे यार पेट्रोल इतना महंगा है, क्या गाड़ी लेकर आए"? बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से लोग कार की डिमांड कम कर देंगे। एक की प्राइस देखते हैं बेटा और दूसरे की डिमांडेड क्वांटिटी देखते हैं। और पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो मिडिल क्लास लोग सोचते हैं यार पेट्रोल सस्ता हो रहा है, ठीक है गाड़ी को मेंटेन कर लेंगे, ले आएंगे, तो गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। एक की क्या देखनी है? प्राइस, एक प्रोडक्ट की। और दूसरे की क्या देखनी है? डिमांडेड क्वांटिटी। दोनों, अगर तुम इसकी प्राइस देख रहे हो, इसकी डिमांडेड क्वांटिटी देख रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब बताओ, डाउट वाला जो बच्चा था उसके अभी भी डाउट है क्या? जल्दी बताओ। हेलो, क्लास में हूँ। क्या हुआ उसका नेट का? फिर? हाँ, हाँ, फिर?
अब तो वो इतना ही बोला कि इससे ज्यादा नहीं आएगी स्पीड। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, तो अब अपन झेलेंगे 2-3 महीने, तो फिर दूसरा देखेंगे और तो क्या करें। हाँ तो वही है, तो अब तो 2-3 महीने का तो अपन ने ले लिया, तो एक बार तो 3 महीने तो इसको यूज करना ही पड़ेगा, फिर देखेंगे। तो फिर नाम ये 10 Mbps क्यों दे रहे हैं? हाँ नहीं, फिर फिर स्पीड ही नहीं आ रही तो फिर काय का नेट है। चलो कोई नहीं, अब तो 3 महीने का पेमेंट करा हुआ है, तो 3 महीने तो यूज करते हैं, फिर चेंज करवाएंगे। चलो ठीक है, देख लेंगे, ठीक है ना। मैं उधर आ भी सकता, मेरे को क्या उधर किंग्स में जाना है, वो कोई वो कोचिंग है ना किंग्स एकेडमी, उधर जाके आऊंगा, क्लास लेके बाद में जाऊंगा। आप निकल जाओ, चाहे निकलो, तो मैं उधर रमेश जी से मिल के आऊंगा। ठीक। तो अब देखो वहां पे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये मत भूलो कभी भी। हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डिपेंड कर, डिमांड पे इम्पैक्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड जैसे मैं बोला टी और कॉफी, देखो ध्यान से देखना। तो टी का रिलेटेड गुड कौन है? कॉफी। और कॉफी का रिलेटेड गुड कौन है? टी है। तो टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड कॉफी का रिलेटेड गुड कौन है? टी है। तो टी की प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड पे इम्पैक्ट आया या नहीं आया? हाँ जी सर, जरूर आया। इसका मतलब रिलेटेड गुड भी एक डिटर्मिनेंट है डिमांड का, है ना, है या नहीं? अब टी के दाम कम हुए तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब रिलेटेड टी और कॉफी एक दूसरे के रिलेटेड है या नहीं है? जरूर है सर। तो टी की दामों की वजह से, टी की प्राइस की वजह से कॉफी की डिमांड पे इम्पैक्ट आता है। इसलिए हम ये बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की वजह से भी डिमांड पे इम्पैक्ट आता है। ठीक है ना? इसलिए बोला जाता है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी डिमांड का डिटर्मिनेंट है या नहीं है? तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी अपने आप में किसका डिटर्मिनेंट हो गया? डिमांड का डिटर्मिनेंट हो गया। डिमांड, इसकी वजह से भी डिमांड पे इम्पैक्ट आता है जी। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? तो ये हो गए। अब हम लोग को फिर से दोहराना है कौन सी बातों को? इस बात को, कौन सी बात को? देखो अच्छे से, ये सारे पॉइंट्स को, वो डिटर्मिनेंट्स डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट तो प्राइस है। तो जनरली दाम बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, दाम कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है कमोडिटी की। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स सर दो तरीके की होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट की रिलेशन में तो प्लस होता है, मतलब अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, एक प्रोडक्ट के प्राइस कम हो रहे हैं तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। होता है नहीं होता? और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? सर बोला माइनस होता है। तो माइनस होने का मतलब क्या होता है सर? एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, एक प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम वाली सिचुएशन में जनरली क्या होता है? जनरली इनकम बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ता है, इनकम कम होने पे डिमांड कम होता है। हमें एक बार जनरल बातें करना है। टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट, रुचि। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा करोगे, अगर इंटरेस्ट कम है तो डिमांड कम करोगे। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट हो गया। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। तो अगर तुम्हें लग रहा है फ्यूचर में कोई चीज महंगी हो जाएगी तो तुम उसकी डिमांड ज्यादा करोगे आज, और अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में सस्ता होगा तो आप रुकोगे और डिमांड कम करोगे, क्योंकि फ्यूचर में उसको खरीदोगे। और अदर फैक्टर्स में मैंने क्या क्या बताया था बेटा? पॉपुलेशन साइज, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंज्यूमर क्रेडिट, और इनकम, और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट अच्छा था, मैंने बता दिया था। बाकी पॉपुलेशन साइज से तो सीधा सीधा पता लग रहा है, जितनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? डिमांड होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन वाले में बता दिया, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में तब डिमांड ज्यादा, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड कम। और कंपोजिशन वाले में ये था कि जिस तरीके की आपकी कौन होगी, जिस तरीके की जिस तरीके की पॉपुलेशन होगी उस तरीके की प्रोडक्ट की डिमांड होगी। ये बातें हैं। समझ गए आप लोग? अब यहाँ पे आपको अंदर नहीं जाना है, एक बार क्यों नहीं जाना है? क्योंकि जरूरत नहीं है। प्राइस ऑफ कमोडिटी समझ में आ गया, नेगेटिव रिलेशन होता है एक बार। हालांकि और इसके एक्सेप्शन है, वो बाद में पढ़ेंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी ये मैंने बता दिया, ये वही बोल रहा है, एकदम एग्जैक्ट वही बोलेगा। प्लस का साइन तो किसमें आएगा? सब्स्टिट्यूट में। और माइनस का साइन किसमें आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री में। इस बात को याद कर लेना, समझ लेना, रट लेना। और क्यों आता है वो मैंने बता दिया आप लोगों को।
फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस समझा दिया आप लोगों को। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में मैं तुम्हें एक बार क्या करना चाहूंगा, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, स्नोव इफेक्ट और वेवलेन इफेक्ट, इनके बारे में बताना चाहूंगा। बट इसमें मोटा आंसर क्या होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब इंटरेस्ट। तो अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ते हैं, तो आप डिमांड भी ज्यादा करोगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम होता है तो डिमांड कम करोगे। मोटा पॉइंट तो ये है। फिर ये सर, ये इसने टेस्ट एंड प्रेफरेंस में ये दो तीन नाम दे रखे हैं सर, ये भी समझाओ एक बार हमें। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट। इसका मतलब बैंडवैगन इफेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन को बैंडवैगन बोलते हैं। एक है स्नोब इफेक्ट और एक है वेवलन इफेक्ट। तो ये भी हम समझते हैं। फिर उसके बाद में हमको सर इसने क्या बोला है वो देखो एक बार। इसके मैं अंदर से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, अंदर से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि एक बार हमारे लिए जरूरी नहीं, हालांकि पढ़ेंगे हम अंदर से, लेकिन एक बार जरूरी नहीं है ना। एक बार हमें पूरा पढ़ लेना है अच्छे से, इसका एक फ्रेमवर्क बना लेना है, तब जाके फिर अंदर से पढ़ेंगे, नहीं तो हमारे कंफ्यूजन बढ़िया वाला क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, हम सिर्फ एक बार बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की और बैंडवैगन इफेक्ट। तो सर ये डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, तो बेटा ये देखा देखी वाला इफेक्ट है। देखा देखी क्या होती है सर, जैसे तुम 10 फ्रेंड्स हो, 10 में से 8 जनों के पास एक मान लो कोई सैमसंग का स्पेशल मोबाइल फोन है, तो बाकी 2 जने भी क्या करेंगे, वो मोबाइल लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो होता या नहीं होता, जैसे तुम्हारे मान लो चाचा ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, और तुम्हारा परिवार है, ये मान लो 3 भाई हैं तुम्हारे पापा, और उन दोनों परिवारों में क्या तुम्हारे जो भी है, मतलब पापा बड़े हैं मुझे नहीं पता, जैसे भी हम एक आइडिया ले रहे हैं, तो ये कोई भी फैमिली है, उसमें चाचा ताऊ और जो खुद के माँ बाप है वो परिवार है। अगर मान लो चाचा जी और ताऊ जी जो हैं उनके घर पे हम लोग देखते हैं कि एक एलईडी टीवी आ गया, हमारे घर पे एक नॉर्मल टीवी है, लेकिन उन्होंने कौन सा टीवी खरीद लिया, एलईडी टीवी खरीद लिया। तो आप हम सबको पता है, हम भी बोलेंगे यार देखो चाचा जी ले आए, ताऊ जी ले आए, हम भी लेकर आएंगे एलईडी टीवी। होता है नहीं होता, तो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है या नहीं होता। अब उस प्रोडक्ट की हमें चाहे जरूरत हो नहीं हो, लेकिन दूसरों को देख के हम लेकर आते हैं, और बहुत सारे लोग करते हैं, हम सब लोग ऐसा चीज करते हैं। मोबाइल वाला चीज सब लोग देख रहे हो, आपके फ्रेंड्स लेके आ रहे हैं, तो आपको भी मैं भी लेकर आऊंगा। अभी जब जैसे तुम लोग अब धीरे धीरे जवान हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, तो बाइक का चाव रहता है बच्चों के, बॉयज के। बाइक हो गई, स्कूटी हो गई। तो जब कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे लोग, जो चाहे आपके नेबर हैं, चाहे रिलेटिव हैं, चाहे फ्रेंड है, उनको देखकर करी जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, डिमॉन्स्ट्रेशन या बैंडवैगन इफेक्ट बोला जाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन या बैंडवैगन इफेक्ट बोला जाता है, बस इतना सा ही है। तो आप एक बात बताओ, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में इसको क्यों डाला है इस मॉड्यूल वाले ने या इस बुक ने, क्योंकि इसकी वजह से भी तो डिमांड पे इम्पेक्ट आता है या नहीं आता। बताओ, एलईडी टीवी की डिमांड बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी, लोग देखा देखी ज्यादा एलईडी टीवी लाएंगे, तो मोबाइल आएंगे तो मोबाइल की भी बढ़ जाएगी। इसलिए डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस का पार्ट है, कि लोग जो है वो दूसरों को देख के प्रोडक्ट की डिमांड कम ज्यादा करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट समझ में मेरे हिसाब से तुम सबके आ गया होगा, इतने समझदार तुम सब हो। लेकिन इसको कैसे बोला गया है, plays an important role in determining the demand for a product. An individual's demand for LCD LED television may be affected by his seeing one of in his neighbor's friend's house. तो अपने neighbor friend के घर पे, either because likes what he sees or because he figure out that if his neighbor or friend can afford, he too can. ठीक है ना। A person may develop a taste or preference for wine after tasting some, but he may also develop after discussing that serving enhance his prestige. तो कोई वाइन वाइन पीता है, तो दूसरों को देख देख के वाइन पीना सीख जाता है कि यार ये लोग पी रहे हैं, इनको पता नहीं कितना मजा आ रहा होगा, इनका देखो कितना स्टेटस बढ़ रहा है वाइन वाइन पीने से, तो लोग उसको पीना सीख जाते हैं, है ना। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। इट मीन जब आप दूसरों को देख के किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हो, उसको डिमॉन्स्ट्रेशन या बैंडवैगन इफेक्ट बोला जाता है बेटा। अब स्नोब इफेक्ट सुनना मेरी बात। स्नोब इफेक्ट क्या होता है, अच्छे से सुन लेना भाई, गड़बड़ मत करके आ जाना। स्नोब इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट क्या होता है। स्नोब इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सुनो। जैसे क्या है कि कोई घड़ी आती है, मान लो मार्केट में 5 लाख की आ रही है, कोई भी वॉच आई मार्केट में नई लॉन्च हुई 5 लाख की, तो 5 लाख की लॉन्च हुई, तो अमीर लोग है वो खरीदेंगे उसको, अमीर लोग खरीदेंगे। फिर वो घड़ी जो है वो क्या होती है, मान लो धीरे 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 पहले 3 की हुई, फिर 2 लाख की हुई, फिर 10,000, फिर 1 लाख की हो गई, फिर वो लास्ट में वो घड़ी है ना, ये मान लो 10,000 की रह गई मार्केट में, या ये मान लेता हूँ 5,000 की रह गई।
ध्यान से समझना मेरे एग्जाम्पल को। अब वो 5 लाख की थी, तब केवल उसको अमीर लोग खरीद रहे थे। कौन खरीद रहे थे? केवल अमीर खरीद रहे थे। क्यों खरीद रहे थे? क्योंकि उनको उसमें अपना ऐसे स्टेटस दिख रहा था कि यार अपन 5 लाख की लाएंगे तो लोग अपने को अलग समझेंगे, वाह यार देखिए सबसे पहले लेकर आया ये घड़ी, तगड़ा ही आदमी है। फिर वो घड़ी धीरे 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 उसकी प्राइस 5,000 पे आ गई। अब उसको गरीब मतलब मिडिल क्लास लोग या गरीब लोग या नॉर्मल पर्सन उसको खरीदना चालू कर दिए, है ना। अब आप ध्यान से देखना इस बात को कि जब अमीर लोग इस प्रोडक्ट को खरीद रहे थे तो गरीब लोग बोला ना ना 5 लाख की घड़ी भाई कौन पार पड़े। गरीब लोग सोच भी नहीं रहे थे उसके बारे में। इट मीन जब अमीर डिमांड कर रहे थे तो गरीबों की डिमांड बहुत कम या जीरो थी। अब देखो जब ये 5,000 की हो गई तो 5,000 की हो गई तो अब गरीब लोग या मतलब मिडिल क्लास लोग इसको खरीदेंगे, क्योंकि उनकी भी है कि यार देखो कितना उसका हुआ था तो हम भी लेकर आते हैं एक बार, तो खरीदेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में जो अमीर लोग है ना वो खरीदना बंद कर देंगे बेटा। क्यों कर देंगे? बोला अरे यार 5,000 की मैं पहनूंगा क्या, मैं तो जब नहीं आई थी तब पहना था, आप लोगों को पहनने दो। ऐसे होता है या नहीं होता? गरीब अमीर लोग स्टेटस दिखाने के चक्कर में फिर छोड़ देते हैं उस चीज को, क्योंकि फिर वो अमीर ही गाय के हुए जो नॉर्मल लोग भी उसको खरीद पा रहे हैं, तुम उसको पहन रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब अमीर डिमांड कर रहे थे उस वॉच की तब मिडिल क्लास या गरीब लोग या नॉर्मल पर्सन, गरीबों का मतलब यहाँ पे नॉर्मल पर्सन से है बेटा, है ना, उल्टा मत समझना। तो नॉर्मल पर्सन्स उसको नहीं खरीद रहे थे, लेकिन जब नॉर्मल पर्सन्स ने उसको खरीदना चालू करा तब अमीरों ने खरीदना बंद कर दिया। इसी को बेटा क्या बोला जाता है? स्नोब इफेक्ट। तो स्नोब इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अमीर मतलब रिच पर्सन और पुअर पर्सन, इन दोनों की डिमांड जो होती है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है। इट मीन जब रिच पर्सन डिमांड करते हैं तो पुअर नहीं करते हैं, और जब पुअर या मिडिल क्लास करते हैं डिमांड तो रिच नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। तो यही है स्नोब इफेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो इसको समझ लेना प्लीज, अच्छे से गड़बड़ मत करके आ जाना। एक लाइन लिखी हुई होगी कहीं ना कहीं। When a product become common among all, some people decrease or altogether stops consumption. This is called snow effect, है ना। Highly priced goods are consumed by status seeking rich people who said they need conspicuous consumption. अभी अभी तो वेबलन नहीं है, अभी पहले ऊपर आओ। A person may develop a taste and preference of fine, ये हो गया prestige, but he has also developed a prestige on a contrary when a product becomes, तो ये है इसमें आपको यही करना है कि कोई प्रोडक्ट कॉमन हो गया, है ना। मैं बोल रहा था ना वो घड़ी जो थी वो कॉमन हो गई थी, तो कोई भी उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जो अमीर लोग है वो गरीब उसको खरीदेंगे। तो स्नॉब इफेक्ट में वो इन्वर्स वाली बात ध्यान रखना कि अमीरों की डिमांड और गरीबों की डिमांड एक दूसरे की उल्टी होती है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में, सब में नहीं होती है बेटा, कुछ प्रोडक्ट्स में, है ना। कुछ स्टेटस दिखाने वाले लोग कोई प्रोडक्ट जब सस्ता हो जाता है तो उसको खरीदना बंद कर देते हैं, उसको क्या बोला जाता है? स्नॉब इफेक्ट बोला जाता है। समझ गए ना? तो इस मॉड्यूल में वो इन्वर्स वाली बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन तुम्हें याद रखनी है। पूछ लेता है कि बता स्नॉब इफेक्ट क्या होता है, तो तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि देखो कुछ वस्तुएं कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो महंगे होते हैं ना तब उसको अमीर खरीदते हैं, गरीब नहीं खरीदते। और जब वो सस्ते हो जाते हैं तो उसको गरीब और मिडिल क्लास खरीदते हैं, अमीर खरीदना बंद कर देते हैं। इसी को स्नॉब इफेक्ट बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिच पर्सन की डिमांड और पुअर या मिडिल क्लास लोगों की डिमांड एक दूसरे की इनवर्स होती है उस प्रोडक्ट को लेके, उसी को स्नॉब इफेक्ट बोला जाता है। तो इनवर्स वाली ये लाइन यहाँ पे मॉड्यूल में लिखी हुई नहीं है, तुम प्लीज इसको लिख लेना, नहीं तो बढ़िया गड़बड़ हो जाएगा। तुम प्लीज इसको लिख लेना, नहीं तो परेशान हो सकते हो तुम लोग। इनवर्स रिलेशन होता है अमीरों की डिमांड में और गरीबों की डिमांड में कुछ प्रोडक्ट्स को लेके, जैसे वो वॉच वाला एग्जांपल तुम याद रख सकते हो। स्नॉब के बाद में एक इफेक्ट है वेवलेन इफेक्ट। तो वेवलेन और स्नॉब में कोई बहुत अंतर नहीं है। पहली बात तो वेवलेन इफेक्ट जो होता है उसको दो शब्दों से याद रखना, एक तो कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, कहाँ गया वो कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। कहीं पे भी तुम्हें कॉन्स्पिशियस कंजप्शन वर्ड दिख रहा है इसका मतलब वेवलेन की बात हो रही है। गड़बड़ मत कर देना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा ये कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। और एक है प्रेस्टीज। और ये वेबलन इफेक्ट अमेरिका का कोई इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है थर्स्टन वेबलन, ठीक है ना। तो वेबलन गुड्स वो गुड्स हैं जो जितनी ज्यादा अमीर लोगों से रिलेटेड है ये, और वेबलन गुड्स वो गुड्स हैं कि वो जितनी ज्यादा महंगी होगी उतनी ज्यादा खरीदी जाएंगी। वेबलन गुड्स वो गुड्स हैं
वो जितनी ज्यादा महंगी होंगी, उल्टा काम चल रहा है यहाँ पे, वो जितनी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी उतनी ज्यादा खरीदी जाएगी। जैसे जैसे मैं बात करूं, वही कोई कार की बात करता हूँ, तो अब मान लो कोई अमीर आदमी है, तो कोई गाड़ी आई है, कोई बहुत ही स्टेटस वाली गाड़ी आई है, तो अमीर लोग उस पर टूट के पड़ेंगे। ये फिल्म स्टार्स वगैरह हैं, जो आपके क्रिकेटर्स हैं या फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, जो बढ़िया अमीर लोग हैं या बड़ा बिजनेसमैन है, वो उस गाड़ी को खरीद करिए, और इतनी तगड़ी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी, समझ रहे हो? तो जितनी महंगी होगी उतना ही ज्यादा उसकी डिमांड करेंगे लोग। उसको वेबलेंथ इफेक्ट बोला जाता है। कॉन्स्पिशियस कंजप्शन का मतलब क्या होता है? प्रेस्टीज वाला कंजप्शन, है ना? प्रेस्टीज मतलब अपना ऐसे स्टेटस दिखाने वाला कंजप्शन। तो मतलब वेबलन इफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई प्रोडक्ट जितना महंगा है उसको उतना ही ज्यादा खरीदा जाएगा, और ऐसी डिमांड करता कौन है? बहुत ज्यादा रिच पर्सन करते हैं। ठीक है, कोई गाड़ी आई, बहुत तगड़ी गाड़ी आई है, बहुत महंगी है, तो लोग उसको ज्यादा खरीद रहे हैं। बोला सचिन ने भी खरीद ली, विराट ने भी खरीद ली, और रोनाल्डो ने भी खरीद ली, तो लाइन लग जाती है। तो महंगी होती है तो ज्यादा खरीदते हैं लोग, यार पता नहीं क्या आया है, क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं, उनको फर्क तो पड़ नहीं रहा, चाहे वो गाड़ी 1 करोड़ की है चाहे 2 करोड़ की है, क्या फर्क पड़ेगा उनके? चाहे 5 करोड़ की है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से जितना महंगा होगा वो लोग उतना ही उसकी तरफ भागेंगे। तो वेबलन इफेक्ट क्या बोलोगे कि सर? वेबलन इफेक्ट में एक तो कॉन्स्पिशियस कंजप्शन वर्ड याद रखूंगा, एक सर मैं ये याद रखूंगा कि थर्स्टन वेबलन ने इसको दिया, एक सर मैं ये याद रखूंगा कि वेबलन इफेक्ट उन वस्तुओं पे, उन प्रोडक्ट पे लगता है जो जितनी महंगी होती है उनको उतना ही ज्यादा खरीदा जाता है। तो जनरली सर ये ना अमीर लोग ऐसा करते हैं। और सर एग्जाम्पल में मैं क्या ले लूंगा सर? जैसे मैं कोई गाड़ी का एग्जाम्पल ले लूं, जैसे सर मैं कोई डायमंड का एग्जाम्पल ले लूं, तो मैं जितना महंगा होगा उतना लोग उसको खरीदेंगे। अमीर पर्सन पे अप्लाई हो रहा है ये वेबलन इफेक्ट। ठीक है, ये आप बता दोगे। तो इस तरीके से इससे भी डिमांड पे डिटरमाइन, इससे भी डिमांड पे इम्पेक्ट आता है। तो इस तरीके से देखो हमने अभी क्या क्या पढ़ा है पिछले 1 डेढ़ घंटे में, या 1 घंटे में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने बेटा बेसिक चीजें इस चैप्टर की स्टार्ट कर ली थी, पढ़ ली है हम लोगों ने। एक तो हमने बेटा मीनिंग ऑफ डिमांड पढ़ लिया है, सबको पता लग गया ना डिमांड क्या होती है। तो ये सबको आना चाहिए, पढ़ोगे तुरंत पढ़ लेना जैसे कि मैं क्लास ऑफ करता हूँ। उसके बाद बेटा देखो हमने क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ डिमांड के बाद में कहाँ गया यार? अच्छा, ये हो गया। मीनिंग ऑफ डिमांड पढ़ लिया। तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है डिमांड, है ना? वो मुझे मैंने पता है, डिमांडेड क्वांटिटी में और डिमांड में क्या डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। और डिमांडेड क्वांटिटी एक फ्लो होती है। सर फ्लो क्यों होती है? क्योंकि वो पर यूनिट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होती है, इसलिए फ्लो होती है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद में मीनिंग ऑफ डिमांड के बाद में वो डिटरमाइंस डिमांड। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने ओरली जल्दी जल्दी बता दिए तुम लोगों को कि ऐसे ऐसे कुछ होता है। अंदर से मैंने एक बार पढ़ाया नहीं सारा, क्योंकि मैं चाहता नहीं तुम पढ़ो, ना ही तुम पढ़ना, सिर्फ जो मैंने ओरली बोला है वो एक बार देख लो। ठीक है ना? नहीं तो कंफ्यूजन होगा कई कई जगहों पे। फिर हम लोग को ये पता लगा कि ना, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। तो डिटर्मिनेंट्स पढ़ने के बाद मैं एक थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, डिमांड फंक्शन। तो पहली बात तो डिमांड फंक्शन हमने पढ़ लिया है, बस नाम ही नया आया है, ये पढ़ लिया है, समझ रहे हो? सर ये नाम अलग आ गया बस, बाकी पढ़ा है। डिमांड फंक्शन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ही पढ़े जाते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को ही पढ़ा जाता है डिमांड फंक्शन में, और कुछ भी नया नहीं है बेटा। ठीक है? उसमें तो हमने क्या करा, लिख लिए कि ये 5 होते हैं, ये 7 होते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक तरीके से थोड़ा इसको इंडिकेट कर देंगे। बाकी डिमांड फंक्शन में और है ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में कोई अंतर नहीं है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात? तो व्हाट इज डिमांड फंक्शन? तो जो तुम्हारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड किन किन चीजों से डिटरमाइन होती है, उन सबको हम रिलेशन देखते हैं डिमांड से, वही डिमांड फंक्शन है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने इतने सारे पॉइंट पढ़े हैं कि प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, रिलेटेड गुड्स की प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन साइज। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, इन सबका रिलेशन किससे था? डिमांड से था। और ये बहुत सारी चीजें थी, प्राइस था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे बताओ, डिपेंडेंट कौन है? डिमांड डिपेंड कर रही है इन चीजों पे, या ये चीजें डिपेंड कर रही है डिमांड पे? तो यहाँ पे डिमांड डिपेंडेंट है बेटा, क्या है? और ये सारी चीजें कैसी हैं? इंडिपेंडेंट। क्या है? इंडिपेंडेंट। तो डिमांड तो यहाँ पे डिपेंडेंट है, मतलब इन सब चीजों पे डिमांड डिपेंड करती है, निर्भर करती है। कि प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। समझ रहे हो? कि प्राइस पे डिपेंड करती है डिमांड, इनकम पे डिपेंड करती है, ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है ना, इन सब पे डिमांड डिपेंड करती है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो बेटा, वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है।
और डिमांड क्या है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मेरी बात समझना अच्छी तरीके से कि जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं। डिपेंड कौन कर रही है, डिमांड डिपेंड कर रही है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मैथमेटिकल तरीका है जिसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को शो करते हैं। तो हमारे डिमांड फंक्शन में बताओ डिपेंडेंट कौन होगा, डिमांड होगी या जो वेरिएबल्स है वो होंगे, जल्दी बताना। डिपेंडेंट डिमांड है या वेरिएबल्स हैं, डिमांड के वेरिएबल्स मतलब वो जो डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे। डिमांड डिमांड डिपेंडेंट है, सबको पता लग गया ना, क्योंकि डिमांड निर्भर कर रही है इन सब पे, ना कि ये सब डिमांड पे निर्भर कर रहे हैं। और फंक्शन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है बेटा। तो देखो डिमांड डिमांड फंक्शन क्या है। फंक्शन इज ए सिंबॉलिक स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये आपको आना चाहिए, ये मैंने आपको समझा दिया है। फंक्शन एक ऐसा सिंबॉलिक स्टेटमेंट है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को दर्शाता है, समझाता है। फंक्शन क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझाता है। अब डिमांड फंक्शन में डिमांड तो क्या रहेगी बेटा, इन सॉरी डिमांड तो डिपेंडेंट रहेगी और बाकी जो भी उसके डिटर्मिनेंट्स है वो क्या आएंगे, इंडिपेंडेंट। तो डिमांड फंक्शन में क्या क्या आता है, आगे देखो ये बोल रहा है, द डिमांड फंक्शन स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स द इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ध्यान रखना इस एक्सप्लेनेटरी वर्ड को, ए डिमांड फंक्शन में भी एक्सप्रेस। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि डिमांड फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, डिमांड। और डिमांड फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, तो आपको क्या बताना है, जो बाकी जो बच गए ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वो सारे इंडिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट होता है वो तो इस साइड में आ जाता है, डिमांड एक्स बराबर ये फंक्शन का साइन, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ, किन किन का फंक्शन है डिमांड, उन सब का जिस पे डिमांड डिपेंड करती है। तो यहाँ पे तो इन्होंने केवल 5 ही लिख रखे हैं, लेकिन हमने वो बहुत सारे पढ़े हैं, वो सब आएंगे, समझ रहे हो। तो ये तो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बाकी जितने भी हो सकते हैं ना, उन जिन जिन चीजों पे डिमांड डिपेंड करती है वो सब सामने आएंगे। तो एक तो डिमांड, यहाँ पे देखो डिमांड किसका फंक्शन है, एक तो प्राइस ऑफ द एक्स मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एम मतलब क्या हो जाएगा, एम मतलब मनी मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पी वाई मतलब प्राइस ऑफ दी इट्स सब्सटीट्यूट और रिलेटेड गुड है ना, पीसी मतलब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड हो गया, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ए मतलब एडवर्टाइजमेंट। और भी कई चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है बेटा, पॉपुलेशन साइज हो सकता है नहीं हो सकता, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर हो सकता है, और भी काफी चीजें हो सकती है इसमें, लेकिन हम जनरली यही चीजें ही लेते हैं। बाकी यहाँ पे और तुम चीजें, बाकी जितनी जितनी भी चीजों पे डिमांड डिपेंड करता है ना वो सामने आ जाएगा, कोई मना करने वाला नहीं। अब तुम्हें बोला सर हमें डिमांड फंक्शन से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डिमांड फंक्शन के क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूँ बेटा क्या क्या पूछ सकता है। डिमांड फंक्शन क्या होता है पहले तो ये पूछ सकता है, तो आपको क्या बताना है, डिमांड फंक्शन डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, जिसमें डिमांड तो क्या होता है बेटा, डिपेंडेंट होता है, और जो वेरिएबल जो बाकी डिटर्मिनेंट्स है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो एक साइड तो डिमांड आती है और एक साइड जो आती है वो जिन जिन चीजों पे डिमांड डिपेंड करती है वो सब आती है। और दूसरा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ सकता है, तुम्हें ये फॉर्मूला सा दे देगा वो इस तरीके का, और पूछ लेगा कि यहाँ पे पी वाई क्या है, यहाँ पे पीसी क्या है, यहाँ पे टी क्या है, यहाँ पे ए क्या है, पूछ सकता है। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, बस इतना ही पूछ सकता है तुम्हें डिमांड फंक्शन में। तो डिमांड फंक्शन किन किन चीजों का रिलेशन है, डिमांड का और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का। फंक्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेशन को जो रिप्रेजेंट करता है जो तरीका, उसको फंक्शन बोला जाता है। और यहाँ पे सर ये इतने ये 5-6 ही आने चाहिए क्या, नहीं, यहाँ पे और भी आ सकते हैं, जिन जिन चीजों पे डिमांड डिपेंड करती है वो सब कुछ आ सकता है। तरीका इसका बस ये कम बना के दिखा दिया, बाकी और जितने भी डिपेंड करती है वो सब चीजें आ सकती है, यही डिमांड फंक्शन है। तो किसी का दिक्कत है तो पूछ सकता है यहाँ तक मेरे को वो। हाँ अजय, हर्षल, कौशल, जितने भी तुम लोग जुड़े हुए हो, किसी को भी दिक्कत है तो वो पूछ सकता है ऐसा, सर यहाँ तक बताओ। तो मैंने देखो आपको क्या क्या पढ़ाया, एक तो डिमांड की डेफिनेशन पढ़ाई, फिर मैंने आपको डिमांड और डिमांडेड क्वांटिटी में बेटा डिफरेंस पढ़ाया, फिर मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ाए, कितने सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो सारे याद करने हैं, है ना। फिर मैंने डिमांड फंक्शन पढ़ाया। तो डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड लगभग एक ही चीज है। डिमांड फंक्शन क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है। डिपेंडेंट कौन है, डिमांड है, और इंडिपेंडेंट कौन है, वो जितने भी सारे वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट है बेटा। तो यहाँ तक एक बार आप पढ़ लेंगे। और
यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा दिया वहां तक एक बार पढ़ लो। और इसमें बाकी हम लोग को देखो क्या है, ये डिटर्मिनेंट्स वगैरह मैंने पढ़ा दिए। फिर ये लॉ ऑफ डिमांड वगैरह है, ये भी आसान है। इसको मैं देखो क्या करूंगा, कल आप लोगों की शाम को क्लास लूंगा मैं 7-1 बजे से, है ना। कल वैसे नॉर्मल क्लास तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन कल शाम को और ले लूंगा। तो मैं चाहता हूँ 1 या 2 क्लास में हम जो जनरली, कितने पेज हैं देखो, थोड़े से ही पेज हैं, बहुत सारे नहीं है, लेकिन ये सारे वहां तक जुड़ना जरूरी है जहां पर हम पहुंच चुके हैं। तो हम लॉ ऑफ डिमांड, ये 3-4 टॉपिक शायद 1-1 घंटे की 2 क्लासें और ले लूंगा ना, तो हम जहाँ पहुंच गए वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, प्लीज एक बार इतना पढ़ लेना। अब मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा तो फिर तुम्हारे वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा कि सारा ही एक साथ बता दिया। तो आप प्लीज इतना पढ़ लो, इतने में कोई डाउट हो पूछना। जितना मैंने बोला है ओरली उतना समझ लेना कि ऐसे ऐसे कुछ चीजें होती हैं। उसके बाद हम इसके अंदर चलेंगे तो हमें एक एक चीज समझ में आ जाएगी। डाउट मतलब एक्सेप्शंस पे मत जाना एक बार। बस ये समझना, दाम बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, दाम कम होते हैं तो डिमांड बढ़ती है। और इनकम में इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। बस इस पे ही बात करना, एक्सेप्शंस पे मत जाना एक बार। ठीक है, तो हम लोग बाकी कल, मैं ट्राई करूंगा कि कल शाम को आपकी एक क्लास लूं, फिर परसों एक शाम को क्लास ले लो। इतने में हम लोग जो हमारी ओरिजिनल क्लास चल रही है उसके बराबर पहुंच जाएंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।